हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज का कीड़ा। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 6 जो है इंट्रोडक्शन ऑफ C++। इससे पहले मैंने आपको जो 2 चैप्टर पढ़ाए हैं वो है डेटा स्ट्रक्चर के, और आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही चैप्टर थे, वो मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। ठीक है, अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर में से कोई भी डाउट नज़र आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। जो इंस्टाग्राम का लिंक होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, तो आज हम शुरू करने वाले हैं लेसन नंबर 6 जो है इंट्रोडक्शन ऑफ C++। तो आप जो C++ लैंग्वेज है ये आपको अच्छे से याद करनी है, क्योंकि जो 6 और 7 चैप्टर है वो आपका C++ का बेसिक होगा। अगर आप ये चैप्टर अच्छे से कवर कर लोगे तो आगे वाले जो चैप्टर होंगे 8, 9, 10, 11, 12 ये सारे चैप्टर आपके ईजिली हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा आपको इसको समझ के चलना होगा। आपको जो भी डाउट नज़र आए या आपको लगता है कि कुछ रह गया है तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करो, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो इस लॉकडाउन के माहौल में, क्योंकि अभी स्कूल शुरू नहीं हुए, वो इस माहौल में ऑनलाइन पढ़ सकें, ताकि उनके भी जो सिलेबस है वो अच्छे से कवर हो सके। ठीक है, तो मैं शुरू करने वाला हूँ लेसन नंबर 6 जो है इंट्रोडक्शन ऑफ C++। तो अब इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं फर्स्ट बात करता हूँ हिस्ट्री ऑफ C++। पहले हम C++ का पूरा इतिहास जान लेते हैं कि C++ जो लैंग्वेज है इसको किसने बनाया, कहाँ पे बनाया और कब बनाया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद करना है कि जो C++ लैंग्वेज है उसको किस पर्सन ने बनाई थी। जो C++ लैंग्वेज है इसको बनाई थी बर्जनरे स्ट्रूस्ट्रप ने C++ लैंग्वेज को बनाया था। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि जो C लैंग्वेज है उसको बनाया था डेनिस रिची ने। ओके, तो जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है इसको बनाना स्टार्ट कब किया था, 1978 के अंदर। ठीक है, जब 1978 के अंदर इसको बनाना शुरू किया, इसका जो फर्स्ट वर्जन रिलीज़ किया गया वो किया गया 1979 के अंदर। और किस लैब में बनाया गया इसको, AT&T बेल लैब। AT&T का पूरा नाम होगा अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राम। ठीक है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो जो सी लैंग्वेज थी वो भी इसी लैब में बनाएगी 1972 के अंदर। ठीक है, जब 1979 के अंदर फर्स्ट वर्जन रिलीज़ किया गया तब C++ का नाम C विद क्लासेस था। ठीक है, तब इसका नाम C++ नहीं था, लेकिन 1982 के अंदर जो C विद क्लासेस है यह नाम हटा के क्या नाम रख दिया गया, C++। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होगी। ओके, सो अब बात करते हैं कि जब हम कोई भी C++ प्रोग्राम को बनाएंगे उसको हम किस तरीके से बनाएंगे, यानी कि उसकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी। तो नेक्स्ट मैं वही टॉपिक की बात करने वाला हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम। ठीक है, जो C++ प्रोग्राम है इसके 4 सब पार्ट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि जो इसकी स्ट्रक्चर होगी वो 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होगी। ठीक है, इसने आगे लिखा है कि दिस सब पार्ट्स कैन बी केप्ट इन डिफरेंट सोर्स फाइल्स एंड आफ्टर इट कैन बी कंपाइल्ड सेपरेटली और टुगेदर। जो भी इसके सब पार्ट्स होंगे आप इसको डिफरेंट सोर्स फाइल्स यानी कि प्रोग्राम के अंदर रख सकते हो, और बाद में आप इसको अलग अलग भी क्या कर सकते हो, कंपाइल कर सकते हो, और आप इसको एक साथ भी क्या कर सकते हो, कंपाइल कर सकते हो। ठीक है, हम इसी चीज़ को हिंदी में पढ़ लेते हैं। यहाँ बोला गया है कि C++ प्रोग्राम में 4 सब पार्ट होते हैं। इन सब पार्ट्स को अलग अलग सोर्स फाइलों में रखा जा सकता है, और इसके बाद इसे अलग अलग या एक साथ संकलित यानी कि कंपाइल किया जा सकता है। ठीक है, जो C++ प्रोग्राम होंगे वो थोड़े डिफरेंट होंगे C से, लेकिन जो C++ की हेडर फाइल होगी वो भी एक चेंज होगी C के कंपैरिजन में। ठीक है, और वो कौन सी हेडर फाइल होगी वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। सो अब देख लेते हैं कि जब हम इसको बनाएंगे तो क्या स्ट्रक्चर रहेगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंक्लूड फाइल, जिसको बोलते हैं हम हेडर फाइल लिखेंगे, क्योंकि जो इंक्लूड एक कीवर्ड है जो हेडर फाइल के साथ ही यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम लिखने वाले हैं हेडर फाइल। हेडर फाइल लिखने के बाद जस्ट हम शुरू करेंगे डिक्लेरेशन ऑफ क्लास, यानी कि हम हेडर फाइल के बाद क्लास को परिभाषित करेंगे या उसको घोषित करेंगे। उसको डिक्लेयर करने के बाद क्लास के अंदर ही हम बनाएंगे मेंबर फंक्शन को। क्लास के अंदर हम किसको बनाएंगे, मेंबर फंक्शन को। ये इसका थर्ड सब पार्ट है। उसके बाद मेंबर फंक्शन बनाने के बाद जब हम क्लास को टर्मिनेट कर देंगे तब उसके बाद हम बनाएंगे मेन फंक्शन को। ओके स्टूडेंट्स,
तो ये 4 सब पार्ट्स हैं, आपको ये याद रखने हैं। सबसे पहले आएगी हेडर फाइल, फिर क्लास को शुरू करोगे, फिर क्लास के अंदर मेमो फंक्शन को डिफाइन करोगे, देन इसके बाद आप मेन फंक्शन शुरू करोगे क्लास को टर्मिनेट करने के बाद। ओके, सो इतना समझ आ गया? ठीक है। सो ये चैप्टर आप अच्छे से कवर कर लेना, बाद में दिक्कत आएगी फिर आपको, ठीक है ना। आयोस्ट्रीम, जो आयोस्ट्रीम हेडर फाइल है वो C++ की हेडर फाइल है, ठीक है। जब हम C लैंग्वेज की हेडर फाइल को चेंज करेंगे, जब उसके अंदर std.h नाम की फाइल थी, अगर हम उसको चेंज करके आयोस्ट्रीम में लिखेंगे तो इसमें जो फंक्शन भी डिफाइन किए हुए थे वो भी हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। सो इसने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट बोला है कि द स्टेटमेंट विच हैज़ हैश साइन आर नोन एज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, यानी कि जो भी स्टेटमेंट्स है वो हैश साइन के साथ शुरू की जाती है उसे हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, यानी कि जो प्रोग्राम कंपाइल होने से पहले जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं उसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। और वो जो डायरेक्टिव होंगी, जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है, वो एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो हैश सिंबल के साथ यूज़ की जाती है, ठीक है। सेकंड लिखा है कि दीज आर रिटन एट द स्टार्टिंग ऑफ C++ प्रोग्राम। जो आयोस्ट्रीम फाइल है वो C++ प्रोग्राम के बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखी जाती है एज ए हेडर फाइल के रूप में, ठीक है। थर्ड ये बात बोली है कि प्री प्रोसेसर प्रोसेस दिस स्टेटमेंट्स बिफोर कंपाइलेशन ऑफ प्रोग्राम। देखो मैंने आपको वही बात बताई है कि मेन फंक्शन से पहले जो पहले डायरेक्टिव प्रोसेस होती है, यानी कि प्रोग्राम कंपाइल होने से पहले जो स्टेटमेंट प्रोसेस होती है उसे हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। उनके वर्ड्स के अंदर ही इनका मीनिंग छुपा होता है, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल दे रखा है कि आप इसको कैसे लिखोगे। तो आप लिखोगे पहले हैश इंक्लूड, फिर एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखोगे iostream.h, ठीक है। वैसे तो आपको iostream दिया होगा, लेकिन मैं इसको टर्बो C++ में करने वाला हूँ तो मैं iostream.h का ही यूज़ करूँगा। ओके, नीचे इसके बारे में बताया हुआ है कि दिस स्टेटमेंट ऐड कंटेंट्स ऑफ iostream फाइल टू द कंटेंट ऑफ प्रोग्राम। जो ये स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट है, वो iostream फाइल के कंटेंट्स को ऐड करेगी किसके साथ, प्रोग्राम के कंटेंट के साथ। ओके, सो जो std.h था उसके अंदर दो फंक्शन डिफाइन किए गए थे, एक तो था printf और एक था scanf। जब भी हम printf और scanf की जो फाइल थी std.h, हम उसको वहाँ से हटा देंगे और उसकी जगह हम लगाएंगे iostream.h, तो हम उसके फंक्शन भी चेंज कर देंगे, यानी कि हम printf की जगह यूज़ करेंगे cout का, और जो scanf था उसकी जगह हम यूज़ करेंगे cin का, ठीक है। आउट मतलब आउटपुट, तो printf का काम भी आउटपुट देने का था, तो cout का काम भी क्या होगा, आउटपुट देने का काम होगा। और जो cin है इसका काम इनपुट करने का है, तो scanf का भी काम क्या था, इनपुट करवाने का था। तो ये भी चीज़ देखने वाली है। लेकिन जब भी आप cout आइडेंटिफायर का यूज़ करोगे तब आप इसके साथ जो ऑपरेटर यूज़ करोगे उसका नाम क्या होगा, इंसर्शन ऑपरेटर, जिसका साइन क्या होता है, डबल लेस देन, ठीक है। जब आप cin का यूज़ करोगे, इसके साथ जो ऑपरेटर आप यूज़ करोगे उसका नाम क्या होगा, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ना कि डिलीशन ऑपरेटर। कहीं आप इंसर्शन और डिलीशन को मिक्स करके मत लिख देना। इंसर्शन ऑपरेटर होता है cout के साथ यूज़ करने वाला, और जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है वो यूज़ करते हैं हम cin के साथ, जिसका साइन क्या होता है, डबल ग्रेटर देन। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इसके अंदर iostream फाइल के बारे में, ठीक है। अच्छा, ये तो हिंदी में लिखा हुआ है तो आप इसको पढ़ सकते हो, मैं आपको इसको भी जल्दी जल्दी बता देता हूँ। जिन कथनों में हैश चिन्ह हैं, यानी कि जो स्टेटमेंट्स हैश सिंबल के साथ यूज़ होती हैं, उसे हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। और ये C++ प्रोग्राम की स्टार्टिंग में लिखे जाते हैं। प्री प्रोसेसर प्रोग्राम के कंपाइल से पहले इन कथनों को प्रोसेस करते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बारे में भी cout के साथ यूज़ करोगे इंसर्शन ऑपरेटर का, और जो cin है इसके साथ यूज़ करोगे आप एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का, ठीक है। क्लियर। चलो अब कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो सेम जैसे आपने C के फीचर याद किए थे, बस उससे थोड़े सिमिलर ही हैं। इसमें बोला कि जस्ट लाइक C, यानी कि C की तरह C++ प्रोग्राम इज़ ऑल्सो कलेक्शन ऑफ फंक्शन। जैसे C कलेक्शन था फंक्शंस का, वैसे ही C++ भी क्या है, जो फंक्शन है उनका कलेक्शन है प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। सेकंड पॉइंट बोल रहा है ये, इट इज़ कंपल्सरी टू राइट मेन फंक्शन इन C++ प्रोग्राम। देखो बच्चों, चीज़ें वही सेम रिपीट हो रही है। जैसे मैंने बताया था कि जो प्रोग्राम होता है वो हमेशा मेन फंक्शन से ही कंपाइल होता है, ठीक है। तो अगर आप मेन फंक्शन ही लिखोगे तो प्रोग्राम चलेगा कहाँ से,
यानी कोई ना कोई तो होना चाहिए जो उस कंपाइल को संभाल सके। तो कंपाइल को संभालने का काम करता है मेन फंक्शन। अगर वहाँ पे मेन फंक्शन ही नहीं होगा तो वो पूरे प्रोग्राम को कैसे संभालेगा, ठीक है। तो इसलिए इसने ये बोला है कि जो जब भी आप कोई भी C++ प्रोग्राम बनाते हो तो उसके अंदर आपको मेन फंक्शन लिखना कंपलसरी है, उसको लिखना ही लिखना है आपको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम स्टेटमेंट्स एंड्स विद सेमीकोलन लाइक सी प्रोग्राम। जैसे हमने सी प्रोग्राम के कुछ प्रोग्राम किए थे आपको, जैसे 1 डायमेंशनल एरे बताया, 2 डायमेंशनल एरे बताया, 2 डायमेंशनल एरे बताया, फिबोनाची सीरीज बताई मैंने आपको। तो जब भी हमने कोई स्टेटमेंट लिखी थी उसको टर्मिनेट करने के लिए, मतलब उसको क्लोज करने के लिए हम जिस सिंबल का यूज़ कर रहे थे वो था सेमीकोलन। सेम वैसे ही सिंबल को हम C++ प्रोग्राम में भी यूज़ करेंगे, किस लिए, उनकी स्टेटमेंट्स को टर्मिनेट करने के लिए, ठीक है। तो इसने ये लिखा है कि इन C++ प्रोग्राम स्टेटमेंट्स एंड्स विद, यानी कि ख़त्म किससे होती है, सेमीकोलन से होती है। आप ये कीवर्ड्स के नाम याद रखो कि सॉरी कीवर्ड्स नहीं, सिंबल्स के नाम पर याद रखो कि किस सिंबल को लेके हम क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो ये जो फीचर्स हैं वो हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो सेम चीज़ें बताई हुई है आपको, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हो यहाँ पे इजीली, इसमें कुछ बताने वाला है भी नहीं क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझा दिया। सो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कमेंट्स की। सो कमेंट्स के बारे में आपको मैंने प्रोग्राम में बताया था। अगर आपने वो प्रोग्राम्स नहीं देखे तो आप प्लीज़ जाके उसको देख लेना, क्योंकि वो प्रोग्राम आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको वो लिखना भी आना चाहिए और उसको आपको रन करवाना भी आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जब मैंने प्रोग्राम को लिखना शुरू किया था मैंने तभी आपको कमेंट्स के बारे में बताया था, ठीक है। सो कमेंट्स होते क्या हैं, मैं आपको अब इसका सिर्फ ओवरव्यू दूंगा क्योंकि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया वहाँ पे। सो कमेंट्स कैन बी यूज टू एक्सप्लेन C++ कोड। देखो कमेंट्स का काम क्या होता है, जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने का काम करता है। मतलब एक एक लाइन को एक्सप्लेन नहीं करेगा, हमने एक प्रोग्राम पूरा बनाया है, वो किसको लेके बनाया है, उसका पर्पस क्या है, उसका नेम क्या है, वो सिर्फ ऊपर लिखने के लिए काम में हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं। क्योंकि हम जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं उसको हम अच्छे से समझ सके कि हमने यहाँ पे जो चीज़ें यूज़ की हैं वो किस पर्पस के लिए की हैं, ठीक है। अगर आप इसकी हेडिंग देना चाहते हो तो आप स्टार्टिंग में लिख दोगे। अगर आप कोई स्टेटमेंट लिख रहे हो और उसका मतलब समझाना चाहते हो तो उसी लाइन के एंड के थोड़ा आगे जाके आप डबल स्लैश लगा के आगे वो कमेंट लिख सकते हैं कि आपने ये स्टेटमेंट इस पर्पस के लिए लिखी है या आपने जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं वो इस पर्पस के लिए की हैं, ठीक है। क्योंकि हम वहाँ पे जो भी चीज़ कमेंट में लिखते हैं वो कभी भी आउटपुट स्क्रीन पे शो नहीं होती, क्योंकि वो कंपाइलर के द्वारा एग्जीक्यूट ही नहीं होती, ठीक है। चलो हम आगे देख लेते हैं। आगे बता रहा है कि जो कमेंट्स है वो 2 टाइप्स के होते हैं। ये बात भी मैंने आपको उस प्रोग्राम में बताई थी। कमेंट्स 2 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। तो इसको हम 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। तो पहले यहाँ मैं बात करता हूँ सिंगल लाइन कमेंट के बारे में। जो डबल स्लैश सिंबल है इसका हम यूज़ करते हैं कमेंट्स को लिखने के लिए, ठीक है, जो कि सिंगल लाइन में हो, ठीक है। जो डबल स्लैश होगा वो हमेशा सिंगल लाइन कमेंट देने के लिए यूज़ में आएगा। जैसे मैंने आपको नीचे एग्जांपल दे रखा है, अगर आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो तो आप इसमें कुछ लिख के बताना चाहते हो कि आप किस पर्पस के लिए बना रहे हो, तो मैंने यहाँ पे डबल स्लैश लगा के लिखा हुआ है दिस इज़ माय फर्स्ट C++ प्रोग्राम। ये लाइन तो प्रोग्राम में लिखी तो जाएगी लेकिन ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि ये कंपाइलर के द्वारा इग्नोर की जाती है, ठीक है। जो भी कमेंट्स होते हैं वो सभी कंपाइलर के द्वारा इग्नोर किए जाते हैं, ठीक है। ये सिर्फ हमारे पढ़ने के लिए होती है। चलिए मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ और मैं किसी प्रोग्राम पे वर्क कर रहा हूँ, तो मैंने उस पर कुछ टाइम काम किया है, लेकिन उसके बाद जो मेरा बॉस है वो मुझे कहता है कि अब तुम्हें दूसरा प्रोग्राम देखना है, ये आपका प्रोग्राम कोई और संभालेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लो अब जो मैंने प्रोग्राम बनाया था वहाँ मैंने जितना कुछ भी लिखा है, वेरिएबल्स लिखे हैं या जो भी मैंने वहाँ पे कोडिंग की है, अगर मैं वहाँ पे कमेंट्स का यूज़ नहीं करूँगा तो जो नया प्रोग्रामर होगा वो चीज़ें वहाँ पे समझ नहीं पाएगा, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ें मुझे पता थी और मैं वहाँ पे लिख भी रहा था, तो ये चीज़ मेरे लिए अंडरस्टैंडिंग में थी कि हाँ मैंने ये वेरिएबल इस पर्पस के लिए यूज़ किया है या फिर मैंने वो स्टेटमेंट्स इस पर्पस के लिए यूज़ किए, तो वो चीज़ें मुझे पता थी, ठीक है। लेकिन जब कोई दूसरा प्रोग्रामर मेरे प्रोग्राम को देखेगा, जब उसमें कुछ अपडेट्स करेगा या इसको आगे से फिर लिखेगा, तो वो जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, जो मैंने स्टेटमेंट्स पहले लिखी हुई हैं, वो उसको लेके आगे काम करेगा।
लेकिन जब उसको वो चीज़ें वहाँ पे समझ ही नहीं आएगी तो वो आगे कैसे लिखेगा। ठीक है, अगर मैं वहाँ पे कमेंट्स को लिख देता हूँ तो वो बंदा इजीली पता कर सकता है कि हाँ मैंने क्या क्या काम किया हुआ है, किस पर्पस के लिए मैंने क्या चीज़ यूज़ की हुई है, कौन सा काम वो किस तरीके से करना चाहता हूँ। ठीक है, वो सब सारी इन्फॉर्मेशन वो वहाँ पे कमेंट्स बता देगा। ठीक है, तो सबसे मेन खास इसका जो इम्पोर्टेंस वो ये है कि जो भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है, ताकि उसको कोई भी प्रोग्राम में इसको चेंज करे या कुछ भी इसमें चेंजेस करे या अपडेट्स करे, मॉडिफाई करे, या इसको आगे हम कुछ नया फंक्शन इम्प्लीमेंट करें तो वो उसको जानना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, सो मल्टीलाइन कमेंट जो होगा वो कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे पहले स्लैश स्टार। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लाइन्स लिखेंगे अपनी, फिर नीचे लाइन लिखेंगे। जब हमारी लाइन कंप्लीट हो जाएगी फिर हम यहाँ पे लगाएंगे स्टार फिर स्लैश। ठीक है, तो अब इसको हम पढ़ लेते हैं। जो ये सिंबल है इज़ यूज टू राइट कमेंट्स ऑफ मोर देन वन लाइन। सिंगल लाइन लिखनी है तो आप डबल स्लैश का यूज़ करो, एक से ज़्यादा लाइन लिखनी है, चाहे 2 लिखनी हो, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5, मल्टी लाइन्स लिखनी है तो आप पहले स्लैश एस्टरिस्क फिर अपनी लाइन लिखोगे, जितनी भी लाइन्स में आपको लिखना है। फिर उसके बाद आप जो साइन पहले आया था वो सबसे लास्ट में बंद होगा, और जो सबसे लास्ट में सिंबल आया था वो सबसे पहले बंद होगा। ठीक है, तो सबसे लास्ट में हमने यूज़ किया था स्टार का, तो पहले बंद भी स्टार को करेंगे हम, और सबसे पहले हमने यूज़ किया था स्लैश का, तो सबसे पहले हम स्लैश को ही बंद करेंगे। ठीक है, तो हिंदी में देख लो इसको, स्लैश स्टार स्लैश का उपयोग एक से अधिक लाइन की कमेंट्स लिखने के लिए किया जाता है। मैंने आपको नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, ये मैंने स्लैश का यूज़ किया है, एस्टरिस्क का यूज़ किया है। दिस इज़ माय फर्स्ट C++ प्रोग्राम। स्टार मैंने लास्ट में यूज़ किया तो पहले मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया, मैंने पहले इसको बंद कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे स्लैश का यूज़ किया था तो मैंने लास्ट में स्लैश को बंद कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें अंडरस्टैंडिंग वाली है, आप इसको अच्छे से पढ़ो। ओके, अब हम बात करते हैं कि हम जो भी C++ प्रोग्राम है हम इसको कहाँ कहाँ पे कंपाइल कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे इसको हम लिंक कर सकते हैं। ठीक है, हम कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो इसने ये बात बोली है कि कंपाइलिंग एंड लिंकिंग प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। ठीक है, कंप्यूटर सिर्फ एक हार्डवेयर का ढांचा होता है, लेकिन इसको चलाने के लिए उसकी जो आत्मा का काम करता है वो सॉफ्टवेयर करता है। जब तक कंप्यूटर में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, चाहे वो विंडो हो, चाहे वो लाइनक्स हो, यूनिक्स हो, तब तक हम कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड होता है कि हम किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर ही ये बता सकता है कि आपको उसको कैसे कंपाइल करना है और उसको कैसे लिंक करना है। ठीक है, तो यहाँ मैं पहले बात करता हूँ लाइनक्स की। जब भी आप लाइनक्स के अंदर C++ प्रोग्राम को चला के देखोगे तो आप यूज़ करोगे G++ कमांड का। ठीक है, ये आपको याद करनी है, लाइनक्स के अंदर आप G++ कमांड का यूज़ करोगे किसी भी C++ प्रोग्राम को चलाने के लिए। ठीक है, मान लो आप C++ प्रोग्राम को जो नेम है वो है abc.cpp, तो आप इसको कैसे चलाओगे, सबसे पहले आप लिखोगे G++ abc.cpp। ठीक है, ये तो आपका होगा फाइल का नेम, लेकिन इसको चलाने के लिए कहाँ पे, लाइनक्स में चलाने के लिए आप यूज़ करोगे G++ कमांड का। ठीक है, अगर मैं बात करूँ MS-DOS की, यानी कि जो विंडो बेस्ड कंप्यूटर होते हैं, अगर आप इस पे चलाना चाहते हो C++ के प्रोग्राम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कंप्यूटर में टर्बो C++ और बॉर्डरलैंड C++ को यूज़ करना होगा। ठीक है, इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि ये जो दो सॉफ्टवेयर हैं वो आपको IDE ही प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कि इंटीग्रेट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी कि ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करवाते हैं। आप इसके ऑप्शन को देख के समझ जाओगे कि आपको ये फंक्शन किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। ठीक है, ये बात अब मैंने आपको प्रोग्राम के प्रैक्टिकल में बता रखी है। ठीक है, वहाँ जाके देख सकते हो। तो जो MS-DOS है वो विंडो बेस्ड होता है, जहाँ पे आप C++ प्रोग्राम को चलाने के लिए टर्बो C++ का यूज़ करोगे। ठीक है, या फिर बॉर्डरलैंड C++, लेकिन जो मोस्टली यूज़ हो रही है वो हो रही है टर्बो C++। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ टोकन की। अब आपका ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो चुका है, आप इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हो या फिर आप इस पर इंपॉर्टेंट लिख के इसको याद करा सकते हो कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो टोकन होता क्या है,
तो टोकन की डिफाइन हम बोलेंगे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ प्रोग्राम, जो प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई होती है, चाहे आपका कोई वर्ड हो, चाहे आपका कोई सिंबल हो, डॉट हो, कोमा हो, कुछ भी हो, वो सब क्या कहलाता है? टोकन कहलाता है। जब भी आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो, आप उसमें कोई भी सिंगल लेटर या सिंगल सिंबल का भी यूज़ कर रहे हो ना, तो वो भी किसी टोकन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इसने यही बोला है कि प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई को टोकन कहा जाता है। ठीक है, टोकन तो कहा जाता है, लेकिन जितने भी हम वहाँ पे प्रोग्राम के अंदर कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, वो सबको अलग अलग टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, यानी इसको वहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो हम आगे इसके टोकन्स के पार्ट्स पढ़ लेते हैं, टाइप्स पढ़ लेते हैं। तो पहले यहाँ पे आता है कीवर्ड्स, सेकंड आता है आइडेंटिफायर, थर्ड आता है कॉन्स्टेंट्स, फोर्थ आता है ऑपरेटर्स, एंड एक पंचुएटर भी आता है, लेकिन आपके वो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ मैं बात करता हूँ कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स किसे कहते हैं? ठीक है, चलो इसका एक एग्जांपल लेके शुरू करता हूँ। मान लो कोई इंग्लिश का टीचर है, वो लिखता है कि इज़ लिख रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब आपको पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है। ठीक है, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि जो इंग्लिश का टीचर है वो क्या इस इज के मीनिंग को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकता। इसका मतलब जो है वो वही रहेगा ना, इसको वो चेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये भी एक कीवर्ड है। ठीक है, तो ऐसे कुछ कीवर्ड्स कंप्यूटर लैंग्वेज में भी होते हैं। चलो पहले हम इसकी डिफाइन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये बोलना चाह रहा है कि कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड, मतलब प्री डिफाइंड मतलब जो पहले से बने होते हैं। कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड और रिजर्व वर्ड्स इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जो कीवर्ड्स होते हैं वो प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं या फिर रिजर्व्ड, मतलब जो पहले से ही इसको बुक किया होता है। ठीक है, तो ऐसे एक वर्ड्स होते हैं कहाँ पे? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो आगे बोलना चाह रहा है कि दिस मीनिंग कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द प्रोग्रामर। जैसा आपको मैंने एग्जांपल दिया, सेम वैसे ही जो प्रोग्रामर होते हैं वो जो भी कीवर्ड्स पहले से डिफाइन किए हुए हैं वो उनका मीनिंग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है कि दे कांट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स बिकॉज बाय डूइंग सो वी आर ट्राइंग टू असाइन ए न्यू मीनिंग टू द कीवर्ड विच इज नॉट अलाउड। ठीक है, इसका कहने का मीनिंग क्या है कि आप इसको एज ए वेरिएबल भी यूज़ नहीं कर सकते। इसका रीज़न भी दिया है, इसने बोला कि अगर आप ऐसा करते हो, ठीक है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि आप उस कीवर्ड की वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हो, क्योंकि जो वेरिएबल होते हैं वो कोई ना कोई वैल्यू को होल्ड करते हैं। ठीक है, यानी कि आप इसको कोई ना कोई मीनिंग देते हो, लेकिन आप जब भी वो कीवर्ड का यूज़ करोगे एज ए वेरिएबल, तो मतलब आप इसकी वैल्यू चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि आपको कीवर्ड्स यानी कि जो इनके प्रोटोकॉल्स हैं वो आपको ये अथॉरिटी नहीं देते कि आप उनके कोई भी कीवर्ड को चेंज कर सकें। ठीक है, तो इसने ये बोला कि वी आर ट्राइंग टू असाइन ए न्यू मीनिंग टू द कीवर्ड। अगर आप किसी भी कीवर्ड को नई वैल्यू देने की कोशिश भी कर रहे हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज ये लैंग्वेज के अंदर अलाउड नहीं है। ठीक है, सो आगे हिंदी में दे रखा है तो आप इसको पढ़ सकते हो। कीवर्ड एक प्रोग्रामिंग भाषा में पूर्ण परिभाषित यानी कि प्री डिफाइंड या रिजर्व वर्ड्स है। ठीक है, ये अर्थ प्रोग्रामर द्वारा नहीं बदले जा सकते हैं। उन्हें चर नामों के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने से हम उस कीवर्ड को नया अर्थ देने का प्रयास कर रहे हैं जिसकी अनुमति नहीं है। ठीक है, ओके। सो अब बात करते हैं कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं। तो आप इतना जान लो कि C के अंदर सिर्फ 32 कीवर्ड्स का यूज़ किया जाता है, लेकिन जो C++ लैंग्वेज है इसमें 32 कीवर्ड्स तो होंगे ही, प्लस 31 कीवर्ड्स न्यू हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओके। सो अब वो कीवर्ड्स कौन कौन से हैं मैं आपको ये दिखा देता हूँ जूम करके, ये आप इसको ध्यान से देखो। ठीक है, तो आपको इसमें जो कीवर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट याद करने हैं वो करना आपको केस, ठीक है, डिलीट, एल्स, फ्रेंड, ठीक है, इंट, न्यू, पब्लिक। सो ऐसे आपको कोई भी 10 कीवर्ड याद कर लेने हैं। तो आपको ये मैंने पूरे 63 कीवर्ड्स की एक टेबल दे दी है, तो आप इसको देख के आप इजीली कोई भी 10 कीवर्ड याद कर लेना। ठीक है, ओके। ये टोटल 63 कीवर्ड्स हैं यहाँ पे। चलो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आइडेंटिफायर की। ठीक है, सो आइडेंटिफायर क्या होता है? इसने बोला है कि नेम ऑफ वेरिएबल्स
नेम ऑफ वेरिएबल्स, फंक्शन, एरे, क्लास एटसेट्रा। देखो जब भी कोई चीज़ हम खुद डिफाइन करते हैं, हम डिफाइन कर रहे हैं मतलब उनका जो नामकरण होगा, उसका हम जो नाम देंगे वो भी हम ही देंगे, बिल्कुल। लेकिन जब हम किसी भी फंक्शन का, किसी भी वेरिएबल का, किसी भी क्लास का, किसी भी एरे का अगर हम नाम दे रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफाई। देखो आइडेंटिफाई का मीनिंग क्या है? आइडेंटिफाई करना। अब हम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, हम किसी को अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके नेम से ही करेंगे ना। तो जो नेम हम प्रोवाइड करवाते हैं किसी भी फंक्शन, क्लास, एरे, वेरिएबल को, जो हम देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप किसी को भी चक्के आइडेंटिफायर बना दो, नहीं। इसके कुछ रूल्स होते हैं जिसको आप फॉलो करके ही आप कोई भी आइडेंटिफायर बना सकते हैं। तो मैं आपको फर्स्ट रूल बता देता हूँ। तो पहले इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो फर्स्ट रूल ये बोल रहा है कि दे मस्ट बिगिन विद अ लेटर और अंडरस्कोर। जब भी आप कोई वेरिएबल नेम बनाओगे, ठीक है, तो आप या तो उसकी लेटर से स्टार्टिंग करोगे या फिर अंडरस्कोर से स्टार्टिंग करोगे। आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड ये बोल रहा है कि दे मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली लेटर्स, डिजिट और अंडरस्कोर। आप किसी भी आइडेंटिफायर को बनाने के लिए लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो लेटर्स और अंडरस्कोर का यूज़ आप स्टार्टिंग में कर सकते हो, लेकिन जो डिजिट्स हैं, जो नंबर्स हैं 0 से लेकर 9 तक, आप इसका यूज़ कभी नहीं कर सकते स्टार्टिंग में, ठीक है। आप बाद में लगा सकते हो, बीच में लगा सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग कभी भी नहीं करोगे, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे दूंगा, आप समझ जाओगे। सो नेक्स्ट बात करता हूँ, नो अदर स्पेशल करेक्टर इज़ अलाउड। जैसे कि हैश हो गया, एट द रेट हो गया, ठीक है, डैश हो गया, प्लस हो गया। तो ऐसे जितने भी सिंबल्स हैं कीबोर्ड के अंदर, आप इनमें से किसी का भी यूज़ एक आइडेंटिफायर बनाने के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है कि इट शुड नॉट बी ए कीवर्ड। जैसे कीवर्ड में पढ़ा था कि आप कोई भी कीवर्ड को एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते, तो वही सेम बात ये आइडेंटिफायर में बोल रहा है कि आप किसी भी कीवर्ड को लेके एक वेरिएबल नहीं बना सकते, ठीक है। इसका जो फिफ्थ रूल है वो ये है कि इट शुड बी अप ऑफ 31 कैरेक्टर्स लॉन्ग, ठीक है। आपको जो भी आइडेंटिफायर होगा वो 31 कैरेक्टर्स लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि जो फर्स्ट वेरिएबल होता है, यानी जो भी वेरिएबल होता है उसकी जो लिमिट होती है वो 31 कैरेक्टर्स ही होती है, ठीक है। यानी कि आप मैक्सिमम 31 कैरेक्टर्स का कोई भी एक वेरिएबल बना सकते हैं, या कोई भी आप किसी का भी आइडेंटिफायर ले सकते हैं, ठीक है। सो इसका जो सिक्स्थ रूल है वो ये है कि आइडेंटिफायर नेम मस्ट डिफर इन स्पेलिंग एंड केस फ्रॉम एनी कीवर्ड्स। इसका मीनिंग क्या है? ये बोलना चाहता है कि जो आइडेंटिफायर है वो क्या होता है? वो होता है केस सेंसिटिव होता है। क्या होता है? केस सेंसिटिव। मतलब कि जहाँ पे जो बड़ी ABCD होगी वो छोटी ABCD से क्या होगी? डिफरेंट होगी। यानी कि अगर आप ए में लिखते हो 10 और आप इसमें लिखते हो स्मॉल में A20, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे A20 लिखा है तो इसकी वैल्यू 20 हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कैपिटल A की वैल्यू रहेगी 10 और स्मॉल a की वैल्यू क्या रहेगी 20, क्योंकि ये जो दो वेरिएबल हैं वो दोनों क्या अलग अलग हैं, ठीक है। यानी कि स्मॉल लेटर और अपर केस लेटर को अलग अलग ट्रीट किया जाता है एक लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, ठीक है। ये हिंदी में आपको दे रखा है, तो जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं आप इसको नोट कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये PDF भी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप ये PDF भी ले सकते हो, ठीक है। तो आपको इतना नोट्स लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना होगा, आप इसको इजीली वहाँ से पढ़ सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट मैं थर्ड टोकन की बात करता हूँ जो है कॉन्स्टेंट्स। सो कॉन्स्टेंट्स आर ऑल्सो लाइक नॉर्मल वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट क्या है? एक नॉर्मल वेरिएबल्स ही तो मैं वो भी, बट द ओनली डिफरेंस इज, एक डिफरेंस बता रही है, देयर वैल्यूज़ कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय द प्रोग्राम वंस दे आर डिफाइंड। आपने एक बार किसी भी वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन कर दी, ठीक है, तो आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम उसे बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। और जो कांस्टेंट का सेकंड नेम है वो है लिटरल। अगर क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ लिटरल, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये साफ साफ बात करना चाह रहा है कांस्टेंट की, क्योंकि कांस्टेंट का जो सेकंड नेम है वो है लिटरल, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसकी हिंदी में तो आप इसको पढ़ोगे, कांस्टेंट भी सामान्य चर की तरह होते हैं।
चर मतलब वेरिएबल, लेकिन एकमात्र अंतर यह है उनके मूल्यों को कार्यक्रम द्वारा मॉडिफाई नहीं किया जा सकता एक बार परिभाषित होने के बाद। यानी कि हम उसकी वैल्यूज़ को कभी भी मॉडिफाई नहीं कर सकते अगर हमने उसको एक बार भी डिफाइन कर दिया तो। ठीक है, तो इसमें बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। सेकंड पॉइंट ये है कि कांस्टेंट रेफर्स टू फिक्स्ड वैल्यूज़। ऑब्वियसली बात है, जब हम वैल्यू चेंज ही नहीं कर सकते तो इतना हमें समझ आता है कि वो वैल्यू क्या होंगी, फिक्स्ड होंगी। ठीक है, कांस्टेंट निश्चित मानों को रेफर करता है, निश्चित मानों मतलब फिक्स्ड वैल्यू को। ओके ओके, सो थर्ड पॉइंट ये है कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड लिटरल्स। जैसे मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट का जो सेकंड नेम है वो है लिटरल्स। तो आपको ये समझ आ गया। ओके, सो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कांस्टेंट के टाइप्स के बारे में। तो जैसे हमने टाइप पढ़े थे इंट, कैर, फ्लोट, बस काम हो गया, वही चीज़ें कांस्टेंट में लेके आएंगे। तो फर्स्ट बोलता है इंटीजर कांस्टेंट, जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया, कोई भी नंबर हो गया, 1 to 1 8 हो गया, या फिर 1 to 4 8 2 हो गया। जितने भी आप इंटीजर नंबर लेके आओगे, आप वो वैल्यू किसी इंटीजर के वेरिएबल में स्टोर करवा दोगे तो आपका वो इंटीजर कांस्टेंट बन जाएगा। अगर आप कोई भी रियल और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट बनाना चाहते हो तो आप कोई भी फ्लोट वैल्यू का यूज़ करोगे, तो आप वो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दोगे तो आपका वो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट बन जाएगा। सेम ऐसे कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया, अगर आप कोई भी वैल्यू के अंदर अल्फ़ाबेट यूज़ करते हो तो वो आपका कैरेक्टर कांस्टेंट हो जाएगा। अगर आप कोई भी पूरा वर्ड यूज़ करते हो किसी वेरिएबल के अंदर तो आपका वो स्ट्रिंग कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, ये चार आपको टाइप दे रखे हैं, आप इसको इजीली पढ़ लेना। ठीक है, ओके। सो फोर्थ बात करता हूँ ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स का मेन काम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल विच टेल्स टू कंपाइलर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क बिटवीन टू ऑपरेंड्स। देखो, ऑपरेटर क्या है, एक सिंबल है। ठीक है, ऑपरेटर क्या है, एक सिंबल है जो कंपाइलर को बताता है, जो कंपाइलर को बताता है कि दो ऑपरेंड्स के बीच में, ऑपरेंड्स क्या होता है, ऑपरेंड्स कोई वेरिएबल भी हो सकता है या फिर कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, यानी कि अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं या कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल की फॉर्म में है, ये कांस्टेंट की फॉर्म में है, तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोला है कि जो ऑपरेटर है वो कंपाइलर को बताता है कि आपको दो ऑपरेंड्स के बीच में कोई ना कोई काम करना है। ठीक है, परफॉर्मेंस स्पेसिफिक टास्क, यानी कि कोई भी आपको एक विशेष काम करना है दो ऑपरेंड्स के बीच में, ये काम कौन बताएगा, ये ऑपरेटर बताएगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए मान लूँ मेरे पास 3 और 4 हैं, अब दो नंबर्स हैं जो कांस्टेंट की फॉर्म में है। अब दोनों का मैं करूँ क्या, अगर यहाँ में एक ऑपरेटर ले आऊँ प्लस, तो प्लस इनका काम नहीं करवा देगा, प्लस क्या करेगा, दोनों का क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और रिटर्न में क्या देगा, हमें 7 दे देगा। तो ये काम किसने करवाया, ये ऑपरेटर ने तो करवाया काम। ओके, तो ये हिंदी में डिफाइन है, आप इसको इजीली पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की। ठीक है, देखो सी में भी ऑपरेटर यूज़ किए जाते हैं, तो सेम यही ऑपरेटर सी प्लस प्लस में भी यूज़ किए जाते हैं। तो पहला आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, एंड जो फिफ्थ आता है वो आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, मैं भी इसको आगे डिफाइन नहीं किया हुआ। ओके, चलो मैं आपको इसका एग्जांपल बता देता हूँ। जो 5 ऑपरेटर हैं, अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो यहाँ मैं फर्स्ट बात करता हूँ अर्थमेटिक की। ठीक है, आप इसको हेडिंग लगा लेना। जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, हम इसके अंदर 5 ऑपरेटर का यूज़ करेंगे जो कि अर्थमेटिक के अंदर आते हैं। अर्थमेटिक का मेन काम होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना। ठीक है, ये क्या करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है। ओके, सो हम यहाँ पे जो 5 ऑपरेटर यूज़ करेंगे वो करेंगे, एक तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये परसेंट नहीं है, इसका नाम है मॉडुलस। ठीक है, सिंबल परसेंट का है लेकिन यहाँ जो काम करेगा वो मॉडुलस का करेगा। ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ। जो फर्स्ट है वो दो ऑपरेंड को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, माइनस क्या करता है, दो ऑपरेंड के बीच में सब्ट्रैक्शन का काम करता है। मल्टीप्लाई भी क्या करता है कि दो ऑपरेंड्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। डिवीज़न भी क्या है कि दो ऑपरेंड के बीच में डिवाइड करने का काम करता है। और जो मॉडुलस है, ये दो ऑपरेंड्स के बीच में रिमाइंडर निकालने का काम करता है। ठीक है, कैसे मैं बता देता हूँ।
मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 3 मॉडुलस 2, तो बता सकते हो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 1। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल हुआ ये भी देख लेते हैं। मान लो जो मेरा था 3 मॉडुलस 2, ये 3 नंबर में लिखूँगा बीच में और 2 लिखूँगा मैं बाहर। अगर मैं इसको 3 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 1 जा 2, तो रिमाइंडर क्या आता है 1, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आई थी? 1 आई थी। अच्छा, तो मुझे आप आगे बताओ, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 37 मॉडुलस 7, तो बताओ उसकी वैल्यू क्या आएगी? तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी। ठीक, ओके। सो जो सेकेंड है रिलेशनल ऑपरेटर, मैं आपको यही बता देता हूँ। जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं वो क्या करते हैं? कंपैरिजन का काम करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? कंपैरिजन का काम करते हैं। जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये हम 6 ऑपरेटर यूज़ करेंगे रिलेशनल के अंदर जो कि कंपैरिजन का काम करते हैं। ठीक है, जो रिलेशनल का काम होगा वो कंपैरिजन का ही होगा। ठीक है, और आप इसमें एक बात याद रखोगे कि ये जो ऑपरेटर रिलेशनल वो हमेशा जो वैल्यू देगा वो किस में देगा? बूलियन में देगा। बूलियन मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, जो कि ट्रू और फॉल्स के अंदर जो वैल्यूज रिटर्न करता है, इसके अंदर ट्रू एंड फॉल्स में है, उससे हम बोलते हैं बूलियन वैल्यू। तो जो रिलेशनल ऑपरेटर होगा वो हमें ट्रू और फॉल्स के अंदर ही वैल्यू देगा। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ लिखा 3 लेस देन 4, तो यहाँ मैंने कंडीशन दी है कि 3 लेस देन 4, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कभी भी डिजिट्स में नहीं आएगा, वो बूलियन में आएगा। यहाँ पूछ रहा है कि जो 3 है वो 4 से क्या छोटा है, तो ये कंडीशन क्या होगी? ट्रू। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या करेगा? इसका जो रिजल्ट इवैल्यूएट करेगा वो ट्रू में करेगा। ठीक है, क्योंकि कंडीशन क्या है? सेटिस्फाई है। ठीक है, तो ऐसे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ कि 4 नॉट इक्वल टू 4, तो मुझे बताओ कि ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना। ठीक है, थर्ड बात करता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर की। जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं वो 2 और मोर रिलेशनल कंडीशन को जोड़ते हैं। रिलेशनल कंडीशन कौन सी होती है? जो रिलेशनल ऑपरेटर से मिलके बनी होती है। ठीक है, तो इसके अंदर हम 3 ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। एक होगा एंड, एक होगा और, एक होगा नॉट। ठीक है, जो एंड का साइन होगा वो ये वाला होगा डबल एम्परसेंट, और का जो होगा वो का डबल वर्टिकल बार, नोट का जो साइन होगा वो होगा एक्सक्लेमेशन मार्क का। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। तो अगर मैं इसका आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 4 लेस देन 5, और बीच में लगाता हूँ मैं एंड का, यहाँ लिखता हूँ मैं 3 लेस देन 2। तो पहले आप ये दोनों कंडीशन को इवेल्यूएट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है 4 लेस देन 5, तो ये कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। 3 लेस देन 2 कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी। तो जो एंड ऑपरेटर बीच में लगा रखा है वो क्या करेगा? यहाँ पे ट्रू देखेगा, यहाँ फॉल्स देखेगा, तो रिजल्ट क्या रिटर्न करेगा? वो फॉल्स ही करेगा। क्यों करेगा? तो मैं आपको पहले इसका बेसिक बता देता हूँ। तो जो एंड ऑपरेटर है वो ही काम करता है मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, यानी कि देखो 0 यूज़ होता है फॉल्स के लिए एंड 1 यूज़ होता है ट्रू के लिए। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आप इसको याद रखना। अगर यहाँ मैं इनपुट ले रहा हूँ 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है, यहाँ पे 4 वैल्यूज़ आएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने 2 इनपुट कराए हैं, तो 2 की पावर 2 करेंगे तो टोटल कितनी वैल्यू इनपुट करा सकते हैं? हम 4 करा सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे 4 एलिमेंट को, 4 वैल्यू को इनपुट करवा दिया है। तो अब इसमें यह समझना है कि यहाँ अगर मैं एंड ऑपरेटर की बात करूँ तो वो क्या करेगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, अगर वो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा? 0। अगर 0 को 1 से करेगा तो भी 0, अगर 1 को 0 से करेगा तो भी 0, अगर 1 को 1 से करेगा तो 1। तो आपको इसमें यह सीखना है कि जब भी दो कंडीशन फॉल्स होती हैं तो एंड ऑपरेटर रिजल्ट क्या देगा? फॉल्स ही देगा। अगर एक फॉल्स और एक ट्रू होती है तो एंड ऑपरेटर फिर भी फॉल्स देगा। अगर एक ट्रू एक फॉल्स होगी तो भी फॉल्स देगा कंडीशन को। अगर दोनों ट्रू होगी वो तब भी क्या करेगा? रिजल्ट को ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर यहाँ मैं बात करूँ और की,
और जो काम करता है वो काम करता है प्लस करने का, ठीक है। तो अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो वो फॉल्स ही देगा, चाहे प्लस करके देख लो तो भी 0 आएगा। अगर एक कंडीशन फॉल्स है और दूसरी ट्रू है, अगर एक कंडीशन फॉल्स है दूसरी ट्रू है, तो भी ऑपरेटर क्या करेगा, कंडीशन ट्रू करेगा। अगर एक ट्रू एक दूसरी फॉल्स है तो और ऑपरेटर क्या करेगा, उसको भी ट्रू कर देगा। अगर दोनों कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो भी क्या करेगा, वो ट्रू करेगा। यहाँ अगर 1 को 1 से प्लस करोगे तो 2 नहीं आएगा, तो इसका आउटपुट 1 ही आएगा। कैसे आएगा देख लो आप ये भी। जब आप 1 और 1 को प्लस करते हो तो ये नंबर बाइनरीज के अंदर है, तो उसका जो बाइनरी में रिजल्ट आएगा वो आएगा 10, ठीक है। अब 1 और 0 आ गया, इसको फिर से प्लस करोगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या आया, 1 ही आया, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करता हूँ नोट की। तो नोट का सिंपल सा लॉजिक है। देखो यहाँ पे क्या है, एक इनपुट लिया है तो 2 की पावर 1 यानी कि 2। यहाँ मैं 2 ही इनपुट लूँगा, 0 और 1। देखो एक्स में वैल्यू ली है, मुझे इसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि नोट का जो काम होता है वो कॉम्प्लीमेंट का होता है। अगर मैं कंडीशन फॉल्स बता रहा हूँ तो नोट ऑपरेटर उसको ट्रू कर देगा। अगर कंडीशन ट्रू आ रही है तो नोट ऑपरेटर क्या करेगा, फॉल्स कर देगा। सिंपल सा लॉजिक है। अगर लाइट चलेगी तो इन्वर्टर ऑन, अगर लाइट आ गई तो इन्वर्टर ऑफ, ठीक है। तो ये बात की थी मैंने लॉजिकल ऑपरेटर की। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, तो मुझे बताना। अगर मैं नोट के अंदर लिखता हूँ कि 6 लेस देन 5 एंड 3 ग्रेटर देन 2, तो मुझे बताओ कि बीच में जो एंड ऑपरेटर है वो इनका रिजल्ट ट्रू करेगा या फिर फॉल्स करेगा। तो मुझे आप नीचे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो मुझे पता लगता रहेगा कि कौन मेरी वीडियो रेगुलर देख रहा है और कौन यहाँ से सीख रहा है, ठीक है। अगर आपको डाउट है तो आप वो भी नीचे कमेंट कर सकते हो। फोर्थ बात करता हूँ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। देखो जो प्लस प्लस होता है वो ऑपरेटर होता है इंक्रीमेंट का, माइनस माइनस होगा डिक्रीमेंट का। प्लस प्लस ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को 1 से इंक्रीज़ करता है, और जो माइनस माइनस ऑपरेटर है ये भी किसी वेरिएबल की वैल्यू को 1 से डिक्रीज़ करता है, ठीक है। इसका सिर्फ इतना ही लॉजिक है। खासकर आप इसका जो यूज़ देख रहे हो वो आपको फॉर लूप या वो आपको लूप में देखने को मिलेगा, ठीक है। सो फिफ्थ बात करता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर का। देखो जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो सिर्फ एक ही होता है, उसको बोलते हैं इक्वल। क्योंकि इक्वल एक ऐसा ऑपरेटर है जो वैल्यू को असाइन करते हैं। जैसे लिखता हूँ मैं x 10, अगर मुझे x की वैल्यू 10 करनी है तो मुझे बीच में यूज़ करना पड़ेगा इक्वल का। यानी कि जो x की वैल्यू जो उसने 10 की है वो किसने की है, इक्वल ने की है। और इक्वल किस टाइप का ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। तो देखो कई आगे मतलब बुक्स में दे रखा है, ठीक है। इसमें आगे समझते हैं कि जो प्लस इक्वल है, माइनस इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन इक्वल है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, डिवीज़न इक्वल है या मॉडुलस इक्वल है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है या नहीं है, ये असाइनमेंट से मिलके बने हैं। ये अकेले असाइनमेंट से मिलके नहीं बने। देखो ये इक्वल तो क्या असाइनमेंट ऑपरेटर है, लेकिन आप इसको भी तो देखो ना, ये कौन सा ऑपरेटर है, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है। तो इनका जो पूरा नाम होगा वो क्या होगा, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ना कि ओनली असाइनमेंट ऑपरेटर। अकेला असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इक्वल का, ठीक है। लेकिन जब आप इसको इस तरीके से लिखते हो तब इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके पर्पस की कि जो अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं इसका हम यूज़ क्यों करते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं कि जब भी हम कोई मैथ की इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो कई बार हम ऐसे लिख देते हैं कि x इक्वल टू एक्स प्लस 10, यानी कि पहले वो पुरानी x की वैल्यू को यहाँ लेकर आए, फिर इसको वो 10 से प्लस करे, फिर इसका जो रिजल्ट होगा वो इस x में दे दे। क्योंकि हमेशा जो वैल्यू प्रोवाइड होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है, ठीक है। लेकिन जब हमने ये लिखा कि x इक्वल टू एक्स प्लस 10, तो ये जो एक्सप्रेशन वो काफ़ी लेंथी लगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x 2 बार आ रहा है। अगर इसको मैं शॉर्ट हैंड में लिखना चाहूँ तो मैं इसको इस तरीके से लिखूँगा कि x प्लस इक्वल टू 10। इसका जो आउटपुट होगा और जो इसका जो आउटपुट होगा वो दोनों क्या होंगे, वो सेम ही होंगे, ठीक है। बस इसको लिखने का जो तरीका है वो अलग अलग है। और इस चीज़ को लिखने के लिए जो मैंने ऑपरेटर का यूज़ किया है वो यूज़ किया मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर का, ठीक है। तो ये आपके 5 ऑपरेटर थे। तो
ये 5 ऑपरेटर को अच्छे से कवर करोगे, क्योंकि इसको लेके ही हम आगे प्रोग्राम्स भी करने वाले हैं। ठीक है, ओके। सो आपका जो इसके बाद जो टॉपिक था वो था डेटा टाइप्स का। वो अभी मैं इस वीडियो में नहीं करवा रहा, क्योंकि वो जो टॉपिक है वो काफ़ी लेंथी है। अगर मैं इसी वीडियो में करा दूंगा तो ये वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो जाएगी, और वो जो डेटा टाइप्स का टॉपिक है वो थोड़ा अलग ही है इससे। तो मैं इसलिए वो अलग कराऊंगा, ताकि वो आपको अलग से याद रहे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जो डेटा टाइप्स का टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, ओके। सो जो लास्ट टॉपिक अब बचता लेसन का, चैप्टर का, वो है टाइप कन्वर्जन। ठीक है, टाइप कन्वर्जन क्या होता है? यहाँ पे किसको कन्वर्ट करने की बात कर रहा हूँ? टाइप को। यानी कि जब भी आप किसी वेरिएबल की वैल्यू का जो टाइप है, आप इसको किसी दूसरे वेरिएबल की या फिर किसी भी दूसरे टाइप की वैल्यू को कन्वर्ट कर दोगे, तो आपको वो क्या कहलाएगा? टाइप कन्वर्जन कहलाएगा। चलो हम इसको पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डेटा टाइप ऑफ ए वैल्यू इन अनदर डेटा टाइप। इसने क्या बोला है कि जो कन्वर्टिंग का प्रोसेस है, किसको कन्वर्टिंग करने का? टाइप को कन्वर्टिंग करने का। और टाइप के क्या कन्वर्ट करेगा वो? वैल्यू को। किस में करेगा वो? अनदर डेटा टाइप के अंदर। तो अब इसे हम क्या बोलते हैं? डेटा टाइप कन्वर्जन। यानी कि जब आप किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को किसी दूसरे डेटा टाइप में चेंज करते हो, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डेटा टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको हिंदी में पढ़ लो। डेटा प्रकार को किसी अन्य डेटा प्रकार में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को डेटा प्रकार रूपांतरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगर आप वैल्यू इंट में दे रहे हो तो बाद में इसको फ्लोट में कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? टाइप कन्वर्जन ही तो हो रहा है। ठीक है, चलो। सो नेक्स्ट बात करता हूँ कि जो डेटा टाइप्स हैं, जो कन्वर्जन है, वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट को बोलते हैं ऑटो टाइप कन्वर्जन, जो कि ऑटोमेटिक होता है। और जो एक्सप्लिसिट है, इसको बोलते हैं यूज़र डिफाइंड कन्वर्जन, जो कि हमें करवाना पड़ता है। ठीक है, तो हम थोड़ा इसको आगे अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो पहला आता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि इफ़ एन एक्सप्रेशन हैज़ मिक्स्ड डेटा टाइप। देखो एक्सप्रेशन क्या होता है? जो हमें लिखते हैं ना x प्लस वाई, जहाँ पे ऑपरेंड्स भी है और ऑपरेटर भी है, इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि इफ़ एन एक्सप्रेशन हैज़ मिक्स्ड डेटा टाइप, यानी कि ऐसा हो सकता है कि एक ही एक्सप्रेशन के अंदर इंटीजर वैल्यू भी है और फ्लोट वैल्यू भी है। मान लो कि यहाँ लिखा मैंने 3 + 4.5, ये पूरा एक्सप्रेशन है, लेकिन ये वैल्यू किस टाइप की है? वो है इंटीजर टाइप की। और ये वैल्यू किस टाइप की है? ये है फ्लोट टाइप की। ठीक है, देन कंपाइलर ऑटोमेटिकली डू टाइप कन्वर्जन। जो कंपाइलर होगा वो ऑटोमेटिकली इसका जो रिजल्ट होगा वो हमें कन्वर्ट करके देगा। ठीक है, अब जो इम्प्लिसिट का रूल है वो क्या बोलता है? स्मॉल टाइप कंपैटिबिलिटी कन्वर्ट्स इनटू बिग। जो छोटा टाइप होगा वो हमेशा किस में कन्वर्ट होगा? बड़े में कन्वर्ट होगा। जैसे आप देख सकते हो कि जो ये जो दो डेटा टाइप है, इंट और फ्लोट, तो इनमें से बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा है? तो ऑब्वियस सी बात है, इंट क्या है? वो छोटा है। छोटा क्यों है? क्योंकि ये 2 बाइट स्पेस लेता है और ये लेता है 4 बाइट। इसकी रेंज भी कम होती है फ्लोट के मुकाबले में, और इसकी रेंज ज़्यादा होती है इंट के मुकाबले में। ठीक है, तो हमेशा बड़ी की चलती है। तो इंट तो छोटा पड़ेगा फ्लोट के सामने। तो कंपाइलर क्या करता है कि वो इसकी वैल्यू को हटा के वो इस वैल्यू के अंदर रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, वो कैसे करेगा मैं बता देता हूँ। तो इसने ये बोला है कि स्मॉल टाइप कंपैटिबिलिटी कन्वर्ट्स इनटू बिग व्हेन एक्सप्रेशन आर इन शॉर्ट इंट और कैर, देन इट इज़ कन्वर्ट इन इंट। देखो मैंने आपको इंट और फ्लोट का बताया था, लेकिन यहाँ इसने बोला है कि अगर आप कोई वैल्यू शॉर्ट इंट में ले रहे हो और कैर में ले रहे हो, तो दोनों में से जो, ठीक है, जब वैल्यू ये इवेल्यूएट होगी तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगी? इंट में। क्योंकि कैर छोटा होता है और इंट क्या होता है? बड़ा होता है। तो इसलिए जो आपका रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वो बड़े डेटा टाइप में प्रोड्यूस होगा, यानी कि इंट में प्रोड्यूस होगा। जैसे मैंने आपको भी बताया था ना इंट और फ्लोट का, तो सेम बात यहीं पे वो, ठीक है, इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। इन दिस केस द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन इज इवेल्यूएट टू लार्जर डेटा टाइप इन द एक्सप्रेशन। देखो वही बात रिपीट हो रही है यहाँ पे। सपोज एन एक्सप्रेशन कंटेन्स एन इंटीजर एंड डबल एज ऑपरेंड्स। अब इसने एक और एग्जांपल दे दिया। इसने बोल दिया कि एक आपका एक्सप्रेशन इंटीजर में है और साथ में उसके अंदर डबल भी यूज़ किया हुआ है। ठीक है, यानी कि आपके एक एक्सप्रेशन में इंटीजर टाइप का भी वैल्यू है और एक डबल टाइप का वैल्यू भी है। ठीक है, एज ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स तो वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है,
तो आपका जो रिजल्ट इवैल्यूएट होगा वो किस में होगा, डबल में, क्योंकि दोनों में से बड़ा कौन सा है, डबल ही तो है। तो कंपाइलर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसका जो रिजल्ट होगा वो बिग डेटा टाइप में रिटर्न कर देगा, यानी कि इनको कंपेयर करें तो रिजल्ट आपका जो आएगा वो आएगा डबल में आएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक सीरीज बता देता हूँ कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। देखो सबसे छोटा होता है कैर, ठीक है, कैर से बड़ा होगा इंट, इंट से बड़ा होगा लॉन्ग, लॉन्ग से बड़ा होगा फ्लोट, और फ्लोट से बड़ा होगा डबल। अगर आप कैर और इंट में एक्सप्रेशन ले रहे हो, जब इवैल्यूएट होगा तो रिजल्ट आपका आएगा इंटीजर के अंदर। अगर आप इंट और लॉन्ग को लेकर चल रहे हो तो आपका रिजल्ट आएगा लॉन्ग के अंदर। अगर आप लॉन्ग और फ्लोट को लेकर चल रहे हो तो आएगा आपका फ्लोट के अंदर। अगर आप फ्लोट और डबल को लेकर चल रहे हो तो आपका आएगा डबल के अंदर। ठीक है, यानी कि हमेशा बड़े की यहाँ चलने वाली है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारा काम कंपाइलर खुद करता है। तो ये आपको हिंदी में दे रखा है, तो आप इसको पढ़ो। यदि किसी एक्सप्रेशन में मिश्रित डेटा प्रकार है तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली रूपांतरण होता है, कन्वर्ट होता है। इसका रूल क्या है कि छोटे प्रकार की अनुकूलता बड़े में परिवर्तित हो जाती है जब एक्सप्रेशन इंट या कैर में होती है तो वह इंट में परिवर्तित हो जाती है। देखो ये बातें अब बताने वाली नहीं रही, क्योंकि आप ये अच्छे से समझ चुके हो। अब आपको ये करना भी आ गया कि यहाँ हमेशा सबसे बड़े की ही चलने वाली है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, बस आपको ये सीरीज याद रखनी है कि कौन छोटा और कौन बड़ा है। अगर आप ये याद कर लोगे तो आपको ये इसको समझ आ जाएगा कि कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा। ठीक है, बाद वाला तो सवाल ही नहीं उठता कि कौन पहले, यानी किसके अंदर हमारा रिजल्ट प्रोड्यूस होने वाला है। ठीक है, सो आपका जो सेकंड टाइप है टाइप कन्वर्जन का, वो है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, इसने यह बोला है कि इट कैन बी कन्वर्टेड और परफॉर्म्ड बाय द प्रोग्रामर। देखो प्रोग्रामर कौन होता है, यूज़र ही तो होता है। यानी कि जो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होगा वो किसी प्रोग्रामर के द्वारा ही किया जाएगा, वो ऑटोमेटिकली नहीं होता। ठीक है, इट विल बी परफॉर्म्ड बाय द यूजिंग ऑफ कास्ट ऑपरेटर और ऑपरेटर्स। जो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को अंजाम दिया जाएगा वो कास्ट ऑपरेटर को यूज़ करके दिया जाएगा या फिर किसी ऑपरेटर को यूज़ करके दिया जाएगा जो कि उसका वो टाइप कन्वर्ट करेगा। ठीक है, कास्ट ऑपरेटर टेल्स द कंप्यूटर टू कन्वर्ट द डेटा टाइप ऑफ ए वैल्यू। कास्ट ऑपरेटर टेल्स द कंप्यूटर, देखो कास्ट ऑपरेटर कंप्यूटर को बताता है कि टू कन्वर्ट द डेटा टाइप ऑफ ए वैल्यू, कि तुम्हें किस वैल्यू का टाइप कन्वर्ट करना है। ठीक है, सिंटैक्स देख लो। पहले आप लिखोगे टाइप कि आपको किसका टाइप चेंज करना है, फिर लिखोगे आप एक्सप्रेशन। ठीक है, ये आपका एग्जांपल दे देता हूँ। नीचे आपको टाइप का मीनिंग समझा रखा है कि टाइप का मीनिंग यहाँ पे क्या है। इसका मीनिंग है कि इट इंडिकेट्स द डेटा टाइप टू विच ऑपरेंड टू बी कन्वर्टेड। इसका मतलब यही है कि आपको जो ऑपरेंड्स है वो आपको किस टाइप में कन्वर्ट करना है, वो आप टाइप यहाँ पे आगे लिखोगे। ठीक है, चलो हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास वैल्यू है 14.5, इसको अच्छा से लिखता हूँ 14.5। ये वैल्यू बता सकते हो किस में, ये है फ्लोट में, लेकिन मुझे इसका जो रिजल्ट चाहिए वो चाहिए मुझे इंट में। यहाँ पे छोटे से बड़े वाला प्रोसेस नहीं चलेगा, यहाँ हम अपनी मर्ज़ी से किसी को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वैल्यू फ्लोट में है लेकिन मुझे चाहिए किस में, इंट में चाहिए, तो इसको मैं लिखूँगा ब्रैकेट में और आगे लगा दूंगा मैं इंट। जैसे इसको लेकर मैं इसको इवेल्यूट करूँगा तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा 14। ठीक है, अब ये जो काम की है वो हमने मैन्युअली की है, ये काम हमने खुद ने करवाया है, तो इसलिए पहले हमें इसका टाइप देना पड़ेगा, फिर हमें एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो एक्सप्रेशन होता है वो एक वैल्यू तो होती है, एक वो ऑपरेंड ही तो होता है। ये ऑपरेंड को वो कन्वर्ट कर देगा उस टाइप के अंदर जो इसके आगे लिखा होगा। ठीक है, तो ये बात होगी कास्ट ऑपरेटर की। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ऑपरेटर की, तो मान लो कि मैंने यहाँ लिखा है 30 and 2, ये दो अलग अलग वैल्यू है। ठीक है, चलो यहाँ मैं लिखता हूँ 4। ठीक है, मेरे पास दो वैल्यू है 30 और 4। तो अभी दोनों वैल्यू किस टाइप में, इंटीजर टाइप में है। तो अगर मुझे ऑपरेटर को लेकर इनका टाइप कन्वर्जन करवाना है, तो अगर मैं यहाँ में यूज़ कर दूंगा डिवाइड का, तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 7.5। ठीक है, अब आप देखोगे कि मैंने जो वैल्यू यहाँ पे इनपुट की है वो किस टाइप की है। आप बोलोगे सर इंटीजर में की है, लेकिन आप इसमें देखो ना, अब रिजल्ट किस में आ रहा है, फ्लोट में आ रहा है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइप कन्वर्जन हो रहा है, किससे हो रहा है, वो ऑपरेटर से हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बता दिया और ये आप हिंदी में पढ़ोगे, हिंदी मीडियम वालों। ठीक है, तो इसको अब देख लेते हैं। इसे प्रोग्रामर द्वारा परिवर्तित या प्रदर्शन किया जा सकता है। यह कास्ट ऑपरेटर या ऑपरेटरों के उपयोग द्वारा किया जाएगा। कास्ट ऑपरेटर कंप्यूटर को वैल्यू के डेटा प्रकार को परिवर्तन करने के लिए कहता है। ये आपका सिंटैक्स हो गया। और टाइप का काम क्या है, यह डेटा प्रकार को इंगित करता है कि बताता है कि किस ऑपरेंड को परिवर्तन किया जाना है। ठीक है ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आपका चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया तो आप नीचे कमेंट करके लिखोगे सी आउट दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर अस। यह आपकी C++ लैंग्वेज की एक कमांड है जो आपकी स्टेटमेंट्स को प्रिंट करता है। अगर आप इसको ऐसे लिख लोगे तो मान लो कि आपकी यहाँ प्रैक्टिस हो रही है और यहाँ पे मेरे को भी एक अच्छा फीडबैक मिल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो आपका चैप्टर 6 यहीं पे ख़त्म होता है। पूरा ख़त्म नहीं होता, आपका एक टॉपिक रह गया है डेटा टाइप का, वो हम इसको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको रिवाइज़ करते रहना। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, नहीं तो आप इसको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। मैं आपके सारे जितने भी डाउट हैं वो सब इसको मैं ख़त्म कर दूँगा, मैं आपके सारे डाउट को ख़त्म कर दूँगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज़ को ईजिली पढ़ सकें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।